नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूँ। पेटेंट एजेंट नंबर है मेरा 3339। और आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो रिलेट्स कर रहे हैं पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन से 2016 के पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के पेपर से। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 41। आपको ऐसा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 40 कहाँ पर है, वो भी प्लेलिस्ट में है, अभी आपके सामने नोटिफाई भी हुआ और इस वीडियो के एंड में भी एक वीडियो आपके सामने नोटिफाई होगा। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गो टू द प्लेलिस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मेनी वीडियोस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है, अ ग्रांटेड पेटेंट गिव्स द पेटेंटी द राइट टू क्लेम डैमेजेस। ग्रांटेड पेटेंट पेटेंटी को एक राइट्स देते हैं कि आप क्लेम कीजिए अपने डैमेजेस को। कहां से? मगर फ्रॉम द प्रायोरिटी डेट ऑफ द पेटेंट, जब पेटेंट फाइल की वहां से। फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ द पेटेंट, जब पेटेंट ग्रांट हुई तब से। फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल हुआ तब से। या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन इन द ऑफिशियल जर्नल। ऑफिशियल जर्नल में जब वो पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन डाली गई वहां से। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आंसर है डी में। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, जब पब्लिश हो गई ना पेटेंट। उसका मीनिंग क्या है, लॉजिकल रीजन अगर आपका समझना चाहे तो ये होगा कि जब से पेटेंट सभी को पता चली, जब वो ऑफिशियल जर्नल में आ गई ना, ऑफिशियल गेजेट में जो इंडियन पेटेंट ऑफिस के हैं, वहां से सबको पता चल गई। हर फ्राइडे को इंडियन पेटेंट की वेबसाइट पे जितनी भी जर्नल, जितने भी पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश होती है वो सभी को पता चलती है, उनका नंबर सभी को मिलता है, उसकी इंफॉर्मेशन सभी को मिलती है, यानी वो पब्लिक डोमेन में आ गई। तो वहां से डैमेजेस क्योर करने के लिए बात होती है, यानी वहां से लेके डैमेजेस जब तक किए गए हों तब तक के डैमेजेस आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। विच सेक्शन ऑफ अ पेटेंट एक्ट रेफर्स टू द मेंशन ऑफ इन्वेंटर्स एज सच इन पेटेंट सर्टिफिकेट। इन्वेंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए पहले तो हम थोड़ा सा जानते हैं कि हर एक सेक्शन क्या बात कर रहा है। सेक्शन 27 क्या बात कर रहा है? अगर सेक्शन 27 की बात करें तो ये ओमिटेड है, इसको छोड़ दीजिए। सेक्शन 28 ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, अगर वो फाइल कर रहा है ना किसी भी चीज को, यानी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कह रहा है कि मैं इस पेटेंट का मालिक हूं, तो कंट्रोलर उसको मालिक बना भी सकते हैं फॉर्म नंबर 12 फाइल करके, जब उनके पास अगर इस तरीके का ऑप्शन आ जाए। सेक्शन नंबर 28 में लिखा है उस तरीके का। सेक्शन नंबर 29 क्या कहते हैं कि पर्सन ए को पता ही नहीं है कि कोई और पर्सन ने उनकी पेटेंट जो उन्होंने इन्वेंट की है वो दूसरे पर्सन ने ले ली है और पब्लिश भी कर दी है, तो ये उसमें एंटीसिपेशन नहीं होगा, उसके बारे में बात है। तो पर सेक्शन नंबर 29 एंड 30 जो बात कर रहा हूँ एंटीसिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर नहीं बनेगा। 30 में क्या है, गवर्नमेंट अगर यूज कर ले पेटेंट का, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, तो वो भी एंटीसिपेट नहीं करते हैं। तो ये चीजें लिखी है 29 30 में, बट 28 जो है ना इसका सही आंसर लग रहा है। सो 28 इज द करेक्ट आंसर हियर। Which section of Patent Act refers to the invention of inventors as such in patent certificate? इन्वेंटर को मेंशन करना, वो चीज सेक्शन नंबर 28 बताता है। 43 क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन। ऑपोजिशन बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड एज पर द सेक्शन नंबर 25(3). 25(1) क्या बता रहा है? प्री ग्रांट ऑपोजिशन। 25(2) क्या बता रहा है? पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन होने के बाद क्या होता है? ऑपोजिशन बोर्ड। ये इतना पता होना चाहिए। चलिए, मगर कब होता है? ऑन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ ऑपोजिशन, जब नोटिस ऑफ ऑपोजिशन मिले तब। जी हाँ, ये तो बात सही है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ ऑपोजिशन, नो, रिटर्न स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई स्टेटमेंट ऑफ ऑपोजिशन, नहीं भाई, रिप्लाई स्टेटमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई एविडेंस ऑफ ऑपोजिशन, नो सर, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर नोटिस ऑफ ऑपोजिशन भी मिल गई फॉर्म नंबर 7 में, तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन बोर्ड कंस्टिट्यूट हो जाएगा बाय द कंट्रोलर फॉर दैट पर्टिकुलर पेटेंट। अगर पर्सन इंटरेस्टेड ने पेटेंट जब ग्रांट हुई है ना, उसकी ग्रांट जब पब्लिश हुई है, पेटेंट की ग्रांट, वहां से लेके 1 बरस के अंदर अंदर अगर नोटिस ऑफ ऑपोजिशन भेज दी हो तो
तो ए इज द करेक्ट आंसर इन केस ऑफ 43rd क्वेश्चन। चलिए 44th क्वेश्चन में चलते हैं। द डिस्प्ले ऑफ एन इन्वेंशन विद द कंसेंट ऑफ द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर एट एन इंडस्ट्रियल और अदर एग्जीबिशन which has been notified by the central government in the conformity with the section 31 of the patent act shall not to be treated as an anticipation if 12 महीने तक उसको एंटिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? the application for the patent is made by him not later than 12 months after the display। ये सही है। the application for the patent is made by him लेटर देन 12 मंथ, 12 महीने के बाद होगा, पेटेंट नहीं मिलेगी। द एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट इज मेड बाय हिम आफ्टर 18 मंथ्स, नहीं 12 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा। नन ऑफ दिस भी गलत है। तो 44 का ए आंसर सही है कि अगर एज पर द सेक्शन 31 अगर जो भी पेटेंट है आपकी प्रोडक्ट की या प्रोसेस की उससे 12 महीने से पहले या फिर जब भी आपने उसको डिस्प्ले किया सेंट्रल गवर्नमेंट के कायदे कानून के हिसाब से जो एग्जीबिशन हो रहा है वहां पर, तो वहां से लेके 12 महीने के अंदर अंदर आपको उसका पेटेंट फाइल कर देना है। अदरवाइज वो एंटीसिपेट करेगा, आपको पेटेंट करने नहीं देगा। 45 एज पर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 पेटेंटी मींस, पेटेंटी क्या होता है? द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड ऑन द रजिस्टर्ड एज अ ग्रांटी और प्रोपरेटर ऑफ द पेटेंट। जी सही है। पेटेंटी एप्लीकेंट्स ऑफ द पेटेंट मे बी सी द इन्वेंटर्स, उसको पेटेंटी कहेंगे। बोथ द एप्लीकेंट्स एंड द इन्वेंटर एज नेम्ड इन फॉर्म 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। तो अगर एक ही आंसर मुझे सही देना है तो 45 का ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, यस ट्रू। द पर्सन फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड ऑन द रजिस्टर्ड एज अ ग्रांटी और प्रोपरेटर ऑफ द पेटेंट। एप्लीकेंट कोई भी हो सकते हैं, इन्वेंटर कोई भी हो सकते हैं, बट जिस पर्सन का नाम वहां पर लिखा है ना, ये क्यों ऐसा लिखा है? देखिए एप्लीकेंट पहले कोई हो गए, फिर उन्होंने अपनी पेटेंट किसी को बेच दी, तो उस टाइम पे जो भी पर्सन उस टाइम बीइंग पे जिसका नाम लिखेगा ना, वही तो उस पेटेंट का पेटेंट ही कहा जाएगा। करेक्ट। तो पेटेंट किसी को बेच भी सकते हैं, इसीलिए ये दोनों चीज खारिज हो जाती है। करेक्ट। चलिए 46 नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। 46 क्वेश्चन कह रहा है प्रायर आर्ट डज नॉट इंक्लूड। प्रायर आर्ट क्या नहीं होता है, उसमें क्या नहीं दिया जाता है? नॉलेज डिस्क्लोज इन पब्लिकेशन, ये तो होता है, तो आंसर तो नहीं होगा ये। नॉलेज डिस्क्लोज ओनली टू क्लोज ग्रुप ऑफ मेंबर्स बाउंड बाय नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये सही है। इसको हम प्रायर आर्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है, जैसे कि कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है और पेटेंट एजेंट को हायर करता है, तो पेटेंट एजेंट उसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी देता है कि भाई मैं आपके पेटेंट के बारे में किसी को बताऊंगा नहीं। तो ये जो एग्रीमेंट रहता है उसके तहत प्रायर आर्ट डज नॉट इंक्लूड, ये जो क्लोज ग्रुप के बीच में बात की जाती है ना, वो नहीं इंक्लूड होता है। नॉलेज डिस्क्लोज ओनली इन पेटेंट्स, ये तो होता है प्रायर आर्ट। नॉलेज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ये भी होता है प्रायर आर्ट। तो जो भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के साथ बात होती है ना, वो प्रायर आर्ट नहीं होता है। 47 दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है उसके बारे में बात करनी है। एन एप्लीकेंट फाइल्ड अ प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एंड फाइल्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अर्ली पब्लिकेशन। पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया, फिर अर्ली पब्लिकेशन की बात की बिफोर फाइलिंग द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अभी फाइल नहीं किया है, फिर भी अर्ली पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं। His application will be published with 1 month from the date of such request, notwithstanding his failure to file a complete specification till that time। नहीं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद ही पेटेंट फाइल होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये बोल रहे हैं कि प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर दो, उसके बाद में फॉर्म नंबर 9 फिल करो, तो वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन पब्लिश हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बाद ही पब्लिकेशन हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। सेकंड है हिज एप्लीकेशन कैन बी पब्लिश्ड ओनली आफ्टर फाइलिंग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। सी सेकंड क्वेश्चन इज करेक्ट। तो इसका अगर आंसर इस तरीके से है कि सेकंड करेक्ट एंड 1 रॉन्ग, ये है ऑप्शन होगा बी यहां पर। सो इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन पे आते हैं। एनी पर्सन कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू कंट्रोलर फॉर मेंशन एज इन्वेंटर इन पेटेंट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पेटेंट, ये सही बात है। The mention of any person as an inventor under section 28 shall not confer or derogate from any rights under the patent। ये भी बात
सही है। तो 48 का जो आंसर है वो है बी। ओके, यानी कि ये गलत है। एनी पर्सन कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू कंट्रोलर फॉर मेंशन एज इन्वेंटर इन पेटेंट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पेटेंट, नो बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट। करेक्ट, आई एम रॉन्ग। तो इसलिए ये करेक्ट नहीं है। द मेंशन ऑफ एनी पर्सन इन द इन्वेंटर अंडर सेक्शन 28 shall not confer to derogate from any rights under the patent। हाँ, उसको कोई राइट्स अंडर द पेटेंट डिरोगेट नहीं होंगे, सारे राइट्स मिलेंगे, ऐसी बात है। तो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत है। Question number 49. If the nature of the biological material is not clearly understood from the description, or if it is not publicly available, the application shall be completed by depositing the material to an international depository authority under Budapest Treaty not later than the date of filing of the patent application in India, and the reference thereof shall be made in the specification within the prescribed period। हाँ, 3 month के अंदर उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, सही है। There is no need for deposition of biological material mentioned in the application and specification। ये तो बात गलत है। 1 सही है, 2 गलत है। A is the correct answer। फर्स्ट सही, सेकंड रॉन्ग। So 49 का A is the answer। Next question, last question of this video is a convention application can be filed within 12 months from the earliest priority application। A convention application can be filed within 12 months from the earliest priority application। सही है ना? A convention application can be filed beyond 12 months from the earliest priority application by taking extension। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। So 1 is the correct and 2 is the wrong। So 50 का आंसर है A is the correct answer। तो convention application can be filed within 12 months from the earliest priority application से 12 मंथ के अंदर फाइल कर देना है। एक्सटेंशन लेके आप उसको और ज़्यादा पीछे नहीं कर सकते हो। So that's the reason, that's the meaning of this particular answer। चलिए, ये हो गए 50 तक के क्वेश्चन। इससे 1 to 40 के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लेलिस्ट में चाहिए आपको मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।